জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। जो मार्च है वो भ्रष्टाचारियों बचाओ मार्च है। ममता बनर्जी क्यों गई सारे पुलिस बलों को लेकर, और पुलिस बलों ने सारे कागजात, खुद मुख्यमंत्री सारे कागजात लेकर वहां से निकालते हुए कह रहे हैं कि आप मोबाइल लेके आ गए, लैपटॉप लेके आ गए। जो भी कर ले, आप करेंगे, आप देख लीजिए। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चलती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। जमीन में गाड़ देंगी साहब ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही है मुझे अगर जेल में डाला तो मैं जमीन में गाड़ दूंगी। अब जेल में डाला वाला जेल वाला डर साहब दीदी को भी सता रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी जेल का डर सताया था, जेल यात्रा हुई थी, दीदी को भी जेल का डर सता रहा है। लेकिन आज हम कुछ एक चीज आपसे शेयर करते हैं। याद करिए आज से ठीक 3 साल 5 महीना 18 दिन पहले ईडी ने टीएमसी के शिक्षा मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी के खिलाफ रेड की थी। पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार भी किया था, वो भी कोलकाता जाकर। तब भी दीदी पार्थ को बचाने मौके पर नहीं गई थी। इसके बाद ज्योतिप्रिय मलिक से लेकर शाहजहां शेख समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ ईडी ने बंगाल में अलग अलग जगहों पर रेड की। लेकिन दीदी उनमें से भी किसी के साथ इतना खुलकर साथ देने के लिए मौके पर शायद नहीं पहुंची। यहां तक कि अगर मुझे याद आ रहा है अगस्त 2023 में ईडी ने जब ममता बनर्जी के सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी के खिलाफ रेड की थी, तब भी दीदी इस तरह से ईडी के रेड स्पॉट पर पहुंचकर इतना ज्यादा उन्होंने कह लीजिए मार्च ये वो ड्रामा नहीं किया था। इस बार दीदी पैनिक कर गई हैं। ममता बनर्जी पैनिक मोड में हैं। वो घबराई हुई हैं, वो डर गई हैं, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो पैनिक क्यों कर गई? मतलब एक प्राइवेट कंपनी पर कोल स्कैम को लेकर ईडी रेड में वो अपने घर से एक सूबे की मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी नेता, एक प्राइवेट कंपनी के यहां रेड से घबराई, घर से तुरंत पहुंची प्राइवेट कंपनी के ऑफिस ईडी के रेड स्पॉट पर। और अभी आप देखेंगे वो ग्रीन वाली फाइल उनके हाथ में, अभी वो तस्वीरें चलेंगी। ईडी के मुताबिक ये वो ग्रीन वाली फाइल ली, ऐसे दवाई और आ गई बात। अब इसमें क्या है, ग्रीन फाइल में काले का सबूत क्या हमें नहीं पता, कुछ लेकर गई हैं वो। ये पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित। मैंने आज तक अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसा नहीं देखा कि ईडी की रेड स्पॉट पर कोई। अभी आज कर्नाटक में एक जगह रेड हुई है सीबीआई की, करोड़ों रुपए मिले हैं, कोई सीएम नहीं पहुंचा है। ईडी की रेड एक प्राइवेट ऑफिस में, लेकिन घबराई कौन? दीदी दौड़ी दौड़ी पहुंची। बीजेपी कह रही है भतीजे को बचाने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई दीदी, अधिकारियों के साथ फाइलें लेने लगी। पुलिस का अमला पूरा, वहां पुलिस कमिश्नर वगैरह सारे आ गए। अब सवाल साहब है, समझ ही नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्राइवेट कंपनी आईपैक में ऐसा क्या था जिस पर ईडी का छापा पड़ते ही दीदी तमतमा गई, खुद वहां पहुंच गई। उनके यहां थोड़ी ना रेड पड़ी थी, ईडी की जहां कार्रवाई हो रही थी वहां पहुंच गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईडी की इस छापेमारी का ना सरकार से लेना देना साहब, ना ममता के मंत्रियों से कोई लेना देना, ना किसी सरकारी दफ्तर पर कोई रेड थी, ना दीदी के घर पर थी, ना दीदी के ऑफिस में थी, ना दीदी के किसी टीएमसी नेता के किसी मंत्री पर, कुछ नहीं। एक प्राइवेट ऑफिस बंगाल में है, पहुंच गई सूबे की मुख्यमंत्री, फाइल दबाई यूं बाहर आ गई। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी, एक बार दोबारा मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता, आईपैक, और उसके डायरेक्टर हैं साहब प्रतीक जैन, इनके खिलाफ थी। आईपैक राजनीतिक दलों के लिए रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये डेटा जुटाती है और राजनीतिक एजेंडा तैयार करने में कंपनी मदद करती है। आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक, ये 2013 में बनी,
वो आपको याद, प्रशांत किशोर आप जानते हैं, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इसकी स्थापना की थी। ये कंपनी बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुकी है, टीएमसी डीएमके के लिए भी काम कर रही है, लेकिन तो इम्यूनिटी थोड़ी ना मिली है कि दीदी के लिए काम कर रही है तो छापा नहीं पड़ेगा। इस कंपनी पर ईडी के छापे से टीएमसी इतना भड़क गई कि दीदी खुद पश्चिम बंगाल की डीजीपी, दर्जनों पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के दफ्तर घर पहुंच गई। ईडी की कार्रवाई वहां चल रही थी। आज तक के राजनीतिक इतिहास में, मैं दोबारा बोलूंगा, नहीं हुआ है आज तक ऐसा। यह पहली बार है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री एक प्राइवेट ऑफिस में पहुंच गया क्योंकि वहां ईडी की रेड पड़ रही है। अधिकारियों के काम में रुकावट डालने की कोशिश की, ममता अंदर गई। ये हरे रंग की फाइल में क्या है, मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, पूछूंगा इसमें क्या है। अब ये तो उन्हें पता है साहब, ये लेकर ऐसे आ गई वो बाहर। ईडी सोर्सेज का दावा क्या है, एक और कुछ हमारे पास कुछ जानकारी है, फिर डिबेट शुरू करेंगे। मैं कुछ हमारे पास कुछ सोर्सेज, ईडी सोर्सेज के जरिए पता लगा है। प्रतीक जैन के जिस फोन की ईडी जांच करना चाहती थी वो ममता बनर्जी ने ले लिया। हाँ, सर पकड़ लीजिए, माथा पकड़ लीजिए, हैरान हो जाएंगे आप। ये कोई सोच ही नहीं सकता है। अब आप कहेंगे हो ही नहीं सकता साहब, ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का फोन ले लिया। ईडी चाहती थी वो फोन, ये हाथ में फोन भी है, वो देखिए आप। ईडी के अधिकारियों से कुछ कागज छीन लिए, ऐसा आरोप है। छीने नहीं छीने टीएमसी बताइए, आरोप है। पश्चिम बंगाल की डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को यह कहते हुए धमकाया साहब की रिकवरी दर्ज की तो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी के अधिकारियों को अरेस्ट कर लेंगे वहीं पर। यह धमकी दी, पुलिस वहीं पर खड़ी, स्टेट बंगाल, वहां की पुलिस, ईडी के अधिकारी 3 से 4 कह रहे हमें अरेस्ट करने की धमकी, हमारे खिलाफ एफआईआर, हमें अरेस्ट कर देंगे। मुख्यमंत्री के स्टाफ ने भी ईडी के अधिकारियों से बदसलूकी की, ईडी सोर्सेस, हमें नहीं पता यह खबर सच है या नहीं है। इसके बाद दीदी आईपैक के ऑफिस पहुंची, दफ्तर में महत्वपूर्ण फाइलों को अपने काफिले में शामिल एक गाड़ी में रखवा दिया। यह सब आरोप है। अब सुनिए, इसी के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह रेड गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुई है और यह छापेमारी टीएमसी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की जानकारी चुराने के लिए कराई है। ईडी ने यह एक तरीके से बगलरी, मतलब चोरी के लिए सब किया। इसी आरोप के साथ आज महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, अच्छी ये सारी तस्वीरें भी देखिए आप। टीएमसी के कई सांसदों ने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आज उन्हें हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, इन्हें हिरासत में लिया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी का दावा है कि साहब ये पहली बार है एक सीएम ने सरेआम किसी एजेंसी की जांच रोकी और सबूतों को मिटाने, चुराने की कोशिश की, और वो अपने साथ पेन ड्राइव, लैपटॉप, डिजिटल एविडेंस, कई महत्वपूर्ण सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब ले गई। सीएम, जो शब्द हैं बीजेपी के, तो वो कह रहे फाइल चोर दीदी, वोट चोरी तो चल रहा था, ये फाइल चोर दीदी हैं। एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर टकराव के बीच बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 एफआईआर। ईडी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर याचिका दी, जिस पर अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। कुल मिलाकर अब कोर्ट पर निर्भर है कि वो दीदी को दस्तावेज चुराने का दोषी मानती हैं या नहीं, और दीदी को साबित करना होगा कि जो ग्रीन फाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस लेकर गई हैं, वो चुनाव से ही जुड़े थे, भ्रष्टाचार से नहीं, और वो ईडी के की सबूत थे या नहीं। सब मुश्किलें दीदी की बढ़ सकती हैं, मुश्किल में है वो। अगर ईडी ये साबित कर दे कि वो छापेमारी के दौरान जो अहम दस्तावेज लेकर गई हैं ममता बनर्जी, वो उनके खिलाफ सबूत छिपाने या नष्ट करने की धारा लगाई जा सकती है। अब मुझे नहीं पता, अगर कोई आम आदमी ये कर देना, 7 साल अंदर जाएगा। 7 साल की सजा होगी उसको, 7 साल। ममता बनर्जी को वैसी सजा होगी नहीं होगी, क्या वो गिरफ्तार हो सकती है? नहीं। हालांकि वो कह रही है मुझे गिरफ्तार किया तो जमीन में गाड़ दूंगी। इसके अलावा जांच एजेंसी के काम में बाधा पहुंचाने के मामले में उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। एक बार हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ स्टेटमेंट्स हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, कौन क्या कह रहा है। पहले वो सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। आईपैक के दफ्तर पे और आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे रेड होती है तो ममता बनर्जी एविडेंसेस को चुराने के लिए, साक्ष्य को चुराने के लिए खुद आ जाती है और दबंगई के साथ साक्ष्य चुरा के ले जाती है। यह अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद विषय है। सबूत चुरा लिए, ईडी के सबूत चुरा लिए, बीजेपी तो यह कह रही है। सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी का पक्ष रखेंगे, सोमनाथ भारती, 2 सोमनाथ हैं और प्रधानमंत्री भी सोमनाथ जाने वाले हैं 11 तारीख को।
स्वागत है आप दोनों का, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ सिंह रॉय जी, प्रेम शुक्ला। प्रेम भाई आपका स्वागत। हमारे साथ यहाँ ऑथर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं करण वर्मा। करण भाई बहुत बहुत स्वागत। और मुस्कुराता हुआ चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सोमनाथ सिंह रॉय, ये क्या कर दिया भाई आप लोगों ने? क्या मतलब? आपने एक बार भी ये नहीं दिया जी इलेक्शन से पहले। देखिए, इलेक्शन से पहले 2-3 महीना बाकी है, इलेक्शन से पहले ये सब होगा ये तो मालूम ही था। इलेक्शन से पहले ये सब नहीं होता या नहीं हो सकता? यही तो होता है, यही तो होता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, प्रेम शुक्ला जी हमको ये आंसर देंगे। ये कोयला स्कैम का ऊपर ये रेट है, मैं तृणमूल का प्रवक्ता नहीं, कोयला स्कैम का ऊपर रेट है। ये केस कौन साल का है? 2200 का। 2200 में आईपैक का वाज द ओनर प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर एक बार भी नहीं बुलाया आपने। 2020 के आसपास का मामला है। हाँ जी, हाँ 20 का मामला है। 2026 में आके आईपैक ऑफिस में रेड कर रहा है, जब उसका मालिक प्रशांत किशोर अभी निकल के बिहार में बीजेपी को हेल्प किया इलेक्शन में, तो उसका घर पे रेड होना चाहिए कि प्रतीक जैन का घर पे रेड होना चाहिए? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग को मालूम है जी ये सब रेड वगैरह होगा ही अभी, क्यों? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये सब करने का बाद भी बंगाल आप लोग का हाथ में नहीं आने सोमनाथ सिंह रॉय आप मेरी बात को समझिए। आप समझ रहे हैं परसेप्शन? वो रेड गलत सही। एक मिनट, आप सवाल पूछने नहीं जवाब देने आए हैं सोमनाथ भाई। मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे, आप मेरी बात समझिए। आपको क्या लेना देना आईपैक से? एक प्राइवेट कंपनी के रेड पड़ रही है, मुख्यमंत्री पहुंच रही है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। रेड गलत सही, टाइमलाइन 6 साल, मैं सब समझ जाऊंगा आपकी बात। सोमनाथ भाई मेरा सवाल सुन लीजिए। जो लेना देना गुजरात में नरेंद्र मोदी का, वो ग्रीन फाइल में क्या है मुझे बताइए, मुझे ग्रीन फाइल में क्या है? दीदी क्यों घबराई, दीदी क्यों डरी? दीदी, मैं कह रहा हूं कोई आम आदमी अगर ये करता, तृणमूल कांग्रेस का है, इसमें फर्क कुछ नहीं है। जो लेना देना नरेंद्र मोदी का था गुजरात में आईपैक का साथ, वही लेना देना ममता। तो क्या नरेंद्र मोदी आईपैक के ऑफिस पहुंच गए थे क्या? फिर क्या बोल रहे हैं आप? वो आईपैक का सिर्फ ऑफिस नहीं है, तो वो सीएम तृणमूल कांग्रेस स्ट्रैटेजी वही पर। सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ भाई रुकिए, सोमनाथ जी, सोमनाथ जी चीखने से नहीं, हम आराम से बात कर सकते हैं। सोमनाथ जी बताएंगे क्या? सोमनाथ जी क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पेपर कहाँ रहेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। सोमनाथ जी, ईडी पीएमएलए सेक्शन 17, ईडी पीएमएलए सेक्शन 17 के तहत सीजर सर्च का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। एक प्राइवेट कंपनी में, अब शांत रहिए सोमनाथ सिंह रॉय, तो चुनाव से पहले रेड नहीं पड़ सकती। आपको क्या लेना देना? एक प्राइवेट कंपनी में आपका क्या इंटरेस्ट है? वही लेना देना है। क्या इंटरेस्ट है आपका? आप जांच में, कोई आम आदमी ये करता 7 साल के लिए अंदर होता? आप ये ऐसा करते ना, आप ऐसा करते, आप 7 साल के लिए अंदर होते। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन से फर्क है। ममता बनर्जी 3 टाइम का चीफ मिनिस्टर है, 7 बार का एमपी है, ऐसे नहीं बना। तो वो कानून से ऊपर है क्या? वो ये कर सकती हैं? आप आके आईपैक से रेड करेंगे, आप परसों बोलेंगे एसआईआर हुआ, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर होगा। सकते। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। और दीदी जमीन में गाड़ देंगी, दीदी जमीन में गाड़ देंगी। आप लोग बुर्बाक समझते हैं, आप लोग समझते हैं हम लोग सब बांग्लादेशी है, नहीं, लेकिन बंगाली वाले ऐसे नहीं है। बंगाली वाले ये बंगाली अस्मिता कहाँ से आ गई इसमें? ये एक तो शांत रहिए, भ्रष्टाचारियों को बंगाली अस्मिता से मत जोड़िए मेरे शो में। गलत, बिल्कुल गलत, वापिस लीजिए अपने शब्द, बिल्कुल गलत। बंगाली अस्मिता से मत जोड़िए। बंगाली भाई, ये गलत, बहुत गलत बात बोली आपने। आपको सीबीआई भ्रष्टाचारियों को बंगाली अस्मिता से जोड़ते हैं आप लोग। ये भ्रष्टाचारी ये बंगाल के लोग आपको जवाब देंगे। बंगाली अस्मिता से जोड़ रहे, भ्रष्टाचार किया, छापा पड़ा होगा। प्रेम शुक्ला, हो गया बस, हो गया। प्रेम शुक्ला सीधा सा सवाल, जेल में डाला तो जमीन में गाड़ दूंगी, दीदी कह रही हैं। हल्के में लेने की भूल ना करें, वो ममता बनर्जी हैं, वो केजरीवाल, राहुल जी वो सब नहीं है, वो ममता बनर्जी हैं। वो ये कह रही हैं जेल में डाला तो जमीन में गाड़ दूंगी। बताइए साहब। और चुनाव से पहले याद आया, आप भी सोए होते 6 साल, ये कह रही है टीएमसी। 2020 का के 6 साल सो रहे, चुनाव से चंद महीने पहले जागे। चलिए पहुंच जाते हैं। बंगाल में भारत का संविधान लागू है कि नहीं है? और भारत के संविधान ने जो है प्रवर्तन निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया है कि नहीं? और वह कार्रवाई करने गई ईडी के कार्रवाई के बीच में फाइल चोरी करने का अधिकार ममता बनर्जी को किस कानून ने दिया है, किस संविधान ने दिया है? तो साफ तौर पर कानून में
अपराधी के वो चोरी आपराधिक रोकने के लिए कृत्य गया करने था। का काम आप लोग चोरी करने के लिए वहां मुख्यमंत्री पर के गया पद पर था, बैठी वो ममता चोरी बनर्जी रोकने ने के लिए किया वहां है। पर गया था। चोरी रोकना ये क्यों चोरी बीच करना में अलग बोल चीज रहे होते हैं? हैं। अमन वो जी, ये चोरी क्या तरीका रोकने है? के लिए गया था क्या वहां। आपके- भाई आपके- डिबेट में ना आपके घबराएं, शो में यानी अराजकता पोल खुलेगी। क्यों फैला रहे हैं? डिबेट का एक एक घबराने का करके डिबेट में क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ थोड़ी ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में ऑडियो बंद, एक एक करके बंगाल में बोलेंगे, जो है ऑडियो बंद, आईपैक का एक एक दफ्तर क्यों करके, बना रही है? एक एक करके आराम से अपनी बात रखेंगे। सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप कंप्लीट करिए, फिर करण, सोमनाथ जी। देखिए, मैं साफ आपके तौर पास पर आ रहा हूं। आईपैक के एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला के मामले में कब कार्रवाई करना और कब कार्रवाई नहीं करना, यह पीएमएलए यह अधिकार ईडी को देता है। यस, चुनाव के पहले कार्रवाई नहीं कर सकते। मान लीजिए हवाले की रकम चुनाव के पहले वहां है, तो चुनाव के पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा अमन जी, तमाम विपक्षी पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका किया था कि विपक्षी पार्टियों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ही ना हो। प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने कचरे की टोकरी में फेंक दिया। आज ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले कार्रवाई क्यों करती ईडी? अरे भाई, काला धन अगर चुनाव के पहले किसी आईपैक जैसी कंपनी के अकाउंट में डाला जाएगा और इसकी जानकारी ईडी को होगी, तो ईडी स्वाभाविक तौर पर कार्रवाई करेगी। मैं तो इससे ईडी बोर्ड तो देखेगी। मैं तो एक कदम आगे की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं अगर ये फिर भी दुर्भावना से प्रेरित लगती भी हैं तो कोर्ट जाइए। सीएम थोड़ी ना पहुंच जाती है ईडी की रेड स्पॉट पर। उसके लिए व्यवस्था दी है उसके ना। लिए आप कोर्ट संविधान ने जाइए, व्यवस्था ईडी दी की है। रेड स्पॉट पर पहुंचेंगे, फाइल लेंगे, हरी फाइल दवाई निकल लिए। करण, मैं बता रहा हूं, मैंने जब तस्वीरें देखी, ये कोई आम आदमी अगर करता, ये जितने भी लोग आज देख रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, कोई अगर ये आम आदमी अगर ये कर देता, वो इस वक्त घर में नहीं होता, वो अंदर होता। बिल्कुल 7 साल के लिए अंदर होता, बीएनएस के सेक्शन उस पर लगते। लेकिन सीएम कानून से ऊपर हैं क्या? उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। और मुझे जाइए, चोर मचाए शोर वाला है क्या मामला? मैं देखिए, पहले तो सेक्शन 221 बीएनएस का एक सेकंड में मैं पढ़ देता हूं। हाँ। लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन के दौरान अगर बाधा डाली जाए तो यह कानूनी जुल्म है। ठीक, बीएनएस सेक्शन 221 साफ साफ तौर पे लगता है। कितनी सजा होती है इसमें? इसमें वैसे 7 साल होती है और 2 साल होती है अगर कोई सरकारी तंत्र अपना इस्तेमाल करे। बीएनएस सेक्शन 221, मैं चाह रहा हूं सब आपके दर्शक इसको जरूर पढ़ लें। अब जरा आपने एक बात कही अमन भाई, बार बार आपने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी, अरे ये इतनी मासूम प्राइवेट कंपनी नहीं है अमन जी। और मैं और आप क्या कहते हैं इस पे छोड़िए, ये कल्याण बनर्जी को तो मानते होंगे ना, ये जो टीएमसी के समर्थक हैं। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला, मैं उनको जरा शब्दशः कोट कर रहा हूं। 21 फरवरी 2022 को वो कहते हैं ये आईपैक जो है ये एक पावर ब्रोकर कंपनी है, ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्टर है। क्या अब पार्टी टीएमसी के दफ्तर से चलेगी या आईपैक के दफ्तर से चलेगी? अब भाई कल्याण बनर्जी तो इनके सम्मानित एमपी है। और आगे बढ़ते हैं, मदन मित्रा जी हैं एक टीएमसी लीडर, बहुत पुराने लीडर है, ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट है। उन्होंने कहा ये तो रेट कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, 10 लाख में ये वाला पद मिलेगा, 20 लाख में ये वाला पद मिलेगा। उनके शब्द हैं ये, मदन मित्रा के। कब कहे हैं? 3 फरवरी को कहे हैं, पिछले साल 2025 को। तो भाई ये तो आपके लोग कह रहे हैं आईपैक क्या चीज है। और दूसरी बात अमन जी, एक बात आप समझ लीजिए, ये जो बार बार चीज आती है ना कि अभी क्यों, टाइमिंग अभी क्यों, चुनाव से पहले 2020 में सीबीआई ने एफआईआर फाइल करी थी अभिषेक बैनर्जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ इस केस में। उसके बाद इनका जो एक यूथ लीडर था विनय मिश्रा, बहुत ऊर्जा वाला, वो भाग गया यहां से, देश निकाल के भागा हुआ है, टीएमसी का नेता। उसके बाद पकड़ा गया अनूप माझी। अनूप माझी ने जब गवाही दी और कबूला 164 सेक्शन के तहत, तो भाई कार्रवाई शुरू हुई। और ये भागे सुप्रीम कोर्ट कि भाई ईडी के समन को रोका जाए। ईडी के समन को रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लताड़ लगा के कहा कोई समन वापस नहीं होगा, सामने जाओ। ये कब बोला? सितंबर 2024 में। अब इन्होंने टालम टोली की खूब कोशिश करी, पर भाई कानून के लंबे हाथ फाइनली पकड़ते हैं आप तक। आज क्यों घबरा रहे हैं ये? अगर जब शकंबरी ग्रुप पकड़ा गया इसमें कि उसने जो इलीगल कोल की तस्करी थी उसमें शामिल था, उससे लाइन से हवाला एजेंट्स निकले जिसका कि रूट अब आईपैक तक पहुंचा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कार्रवाई में दिक्कत क्या है आपको? वहां ना पहुंचती तो कम से कम उन पर सवाल ना उठते। उन्होंने वहां पहुंचकर अपनी संभावित सहभागिता को लेकर शक जाहिर कर दिया। जी। वो ना पहुंचती तो आज ये चर्चा नहीं होती। कहीं छापा पड़ा नहीं पड़ा। आज कर्नाटक में पड़ा सीबीआई का, आज कर्नाटक में पड़ा, करोड़ों रुपए मिले, कोई सीएम नहीं पहुंचा। उन्होंने वहां पहुंचकर अपने ऊपर शक की सुई घुमा ली कि देखो मेरा कुछ मामला है या नहीं है। सोमनाथ भारती जी, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सुन रहा था सौरभ भारद्वाज जी को, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं दीदी को। सोमनाथ भारती, देखिए, सबसे पहली बात आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया फाइनली। देखिए क्या है कि अगर आपको मैं ले चलूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, एक हुआ था वाटरगेट स्कैंडल अमेरिका में 1974 में। वो यही था
उस वक्त जो डेमोक्रेटिक ऑफिसेज में कुछ लोग घुसे थे और उनके जो भी इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल चुराने गए थे, उसके बाद रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था, मालूम है आपको? ये वही है और बहुत बहुत, बहुत फेमस हुआ था उसके बाद। आज की जो घटना है, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी का एक पैटर्न बन गया है, जहां चुनाव हो तो पहले एक्टिवेट करो इलेक्शन कमीशन को, उससे काम ना चले फिर एक्टिवेट करो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जो कि जिसका नाम बदल गया, वो कहते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। आप मुझे बताएं अमन जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, 152 दिन जेल में रहे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोई मामला नहीं बनता। चुनाव के जस्ट पहले दिल्ली के अंदर क्या किया इन लोगों ने केजरीवाल जी के साथ? 90 दिन केजरीवाल जी जेल में रहे, 180 दिन संजय सिंह जेल में रहे, 530 दिन मनीष सिसोदिया जेल में रहे और 2 साल से ऊपर सत्येंद्र जैन जेल में रहे। इतना ये इंपेशेंट थे दिल्ली जीतने के लिए। और क्या निकला? उस वक्त तो रोजाना आ जाता टीवी पे, आज जैन साहब के घर में सीडी पहुंची, आज मनीष जी के घर में सीडी पहुंची। इलेक्शन खत्म हुआ, भाजपा काबिज हुई, ईडी खत्म, ईडी का अगला अब कहां? चलो भैया वहां बंगाल में। यह भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ईडी अपनी फजीयत कितनी कराएगी? आज जगजाहिर हो गया कि बिल्कुल एकदम पॉलिटिकल टूल भाजपा के हाथ में टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। और जो दीदी ने किया, मैं सल्यूट करती हूं उनके करेज का, यही करना चाहिए था। लेकिन सोमनाथ भाई, ये तो आपने भी नहीं किया, ये तो आप लोगों ने भी नहीं किया। आप लोगों ने भी कम से कम कानून की कार्रवाई का सम्मान किया। फाइलें चोरी तो आपने भी नहीं करी। करना चाहिए था, आपको भी करना चाहिए था। अच्छा, हमें भी करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ये सुनिए, हाँ जी, शुभेंदु अधिकारी की तरफ इनका नजर नहीं जाता है। जब वो उनको लाइव पैसे लेते पकड़ा था तो ईडी जब गई थी रेड करने, जैसे भाजपा में आए ईडी गायब, है ना। जितने भी नेता चाहे भाजपा जो और पार्टियों के रहे हैं, आप बच्चू हंसदा या बोल रहे जो नाम आ रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, रुद्रनील घोष, नारायण राणे, भवन गबली, प्रताप सरनाक, हसन मुशरीफ, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, तपस रॉय, अर्चना पाटिल, ये सब जब करप्शन में फंसे थे, जहां ईडी पहुंची थी, तो बड़ा एक फेमस चलता है आजकल जोक, ईडी के दरवाजे खटखटाने। समझ गया मैं, दीदी बीजेपी में आएंगी तो फिर दाग धुल जाएंगे। हमारे पास क्यों है? ठीक है, समझ गया। बीजेपी में चले गए महाराज जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको भी ऐसा लगता है? समझ गया सर, समझ देश का डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाए। समझ गया सर। बताइए भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये होता है कि भाई ये जब चुनाव होते हैं तो सर पे तब, और जब बीजेपी में आ जाते हैं तो दाग धुल जाते हैं। जैसे दीदी भी आ जाए तो शायद दाग धुल जाएंगे टाइप्स, ये वाला जो सोमनाथ जी ने बताया। और यही केजरीवाल जी के साथ विचार उनके साथ किया गया, संजय सिंह और सब नेताओं के साथ किया गया, जो अब और सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूट करते हैं वो दीदी को जो उन्होंने किया। बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, एक तो ये कि अमन भाई, अगर सोमनाथ जी कह रहे हैं कि अब वो मामला पूरी तरह से उसमें पाक साफ हो गए हैं अरविंद जी, तो ये जानकारी नहीं है। ये मतलब मुझे तो नहीं जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी वो बरी हो गए। अगर ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो देश को जानना चाहिए। कह रहे हैं कि वो बरी हो गए, मेरी जानकारी में अभी तक बरी नहीं हुई। भाजपा के खिलाफ नहीं, मुसीबत क्या है कि कभी आपने हेडलाइन देखी कि ईडी पहुंची हुई है वहां? चुनाव भाजपा जब से कब्ज कर लिया दिल्ली पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, वो पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता था क्लीन चिट मिल गई है सबको, शराब घोटाला केस में सबको क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें पता नहीं था। मिल गया, वो कह रहे हैं नहीं मिला, कहां मिला? चिट मिल गया ना हाईकोर्ट से, माफी मांगी भाजपा ने। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने जो कहा, एक एक करके सोमनाथ भारती जी, एक एक करके, वो आपकी टर्न पर बीच में नहीं बोले, एक एक करके। आपने भी वेट किया, आपको किसी ने बीच में नहीं टोका। गलत बोलेंगे तो बोलूंगा मैं। नहीं, अरे आपने भी गलत बोला, वो चुप रहे। एक एक करके बोलेंगे ना। कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई जानकारी है कि सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब लोग बरी हो गए, तो ये मेरे लिए भी नई जानकारी। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बिल्कुल इसमें मैं भी सहमत हूं कि ढेर सारे लोग ऐसे जो गंभीर आरोपों में रहे भ्रष्टाचार के और भारतीय जनता पार्टी में आ गए
उसके बाद उनके खिलाफ उस तरह से कुछ होता हुआ नहीं दिखा। महाराष्ट्र में अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा उदाहरण है। अभी उनके बेटे पार्थ पवार पर भी मामला हुआ, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है पीएमएलए के मामले में, और मैं डेटा देख रहा था कि 53 केसेज में न्यायालय ने सुनवाई पूरी की और 50 में कन्विक्शन हो गया। यानी पीएमएलए के मामले में जो मामले न्यायालय के सामने गए 94% कन्विक्शन है। अब अगर सोमनाथ जी या सिंघा राव जी या कोई भी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कुछ नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगते थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरह से होती नहीं दिखी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें कोई इफ बट नहीं। ठीक बात है। लेकिन जब ये कहते हैं कि कार्रवाई गलत हो रही है, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई गलत नहीं मिली है, नंबर 1। नंबर 2 क्या जरूरी है? चलिए ये तो ईडी वाली डिबेट है, जो भी सरकार रहती है और उसके ऊपर आरोप लगते हैं, और वो सीबीआई पिंजरे का तोता कही गई थी, तो अब हर वक्त एजेंसी तोता ही कही जाती। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, और जो आपने पूछा जिस सवाल का जवाब आना चाहिए, अरविंद जी ने एक उदाहरण दिया था, जेल से सरकार चलाएंगे। ममता जी ने लोकतंत्र में और बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, खुद ही पहुंच जाएंगे और फाइल लेके भाग जाएंगे। मतलब ये तो अकल्पनीय है, और बीजेपी को भी समझना होगा किससे पाला पड़ा है। ये ममता बनर्जी हैं जो बता रही हैं कि क्या क्या किसका बच्चा, बाघ का बच्चा, क्या क्या वो ईडी ने जाने क्यों दिया ममता बनर्जी को? अच्छा, ये भी एक सवाल आया, किसी ने ट्विटर पर पूछा है, मैं पूछ रहा हूं, ईडी ने क्यों न जाने दिया? पूछा है मैंने, उस वक्त अरेस्ट कर लेना चाहिए था, उनको हिरासत में ले लेना चाहिए था कि किसी भी स्थिति में क्या कोई और होता जो आप कह रहे हैं ना, उन बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, ये जितने लोग आपकी खिड़कियों में दिख रहे हैं ना, इनमें से भी कोई अगर ईडी की कार्रवाई होता तो जेल में होता, आप सिर्फ डिबेट कर रहे होते। ठीक बात है। लेकिन ममता बनर्जी गई और ये सब करके चली आई, और सोमनाथ जी कह रहे हैं कि हम भी यही करते। ये देश को लोकतंत्र का मजाक है, संवैधानिक ढांचे का मजाक है, और जिस संघीय ढांचे की बात की जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर की, उस पर इससे बड़ी चोट कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ममता जी ने पहली बार नहीं किया। ठीक है सोमनाथ जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, एक बार करण कुछ ऐड करना चाह रहे हो। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल करण, आप बोलिए। मैं एक सवाल है जो पूछ रहे हैं भाई, अगर कोई और पहुंचता हो तो अरेस्ट अंदर होता, तो जब वो ईडी के अधिकारियों को अरेस्ट करने की धमकी दे सकती है वहां की पुलिस कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे, तुम अंदर कर देंगे, तो दीदी को भी तो अरेस्ट किया जा सकता था। ऐसी कोई इम्यूनिटी दी जाती है क्या, या होती है कोई इम्यूनिटी? अरे इतनी हिम्मत नहीं है अमन जी, आप क्या सोच रहे हैं भाई? जनवरी 2024 में ईडी वालों की मारपीट करके घायल लहू लुहान किया हुआ है दीदी ने भाई, दीदी के गुंडों ने। पढ़िए जनवरी 2024 में जब शाहजहां शेख के पास गए थे, एनआईए के ऑफिशियल्स को मारा है अप्रैल 2024 में। बीएसएफ वालों से कहते हैं इनको जमीन किस लिए चाहिए भाई, हम पे नजर रखनी है क्या? हाईकोर्ट ने भी इनको लताड़ा 1 दिसंबर को, कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो फिर कैसे दीदी को किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरा सी भी रत्ती भर कद्र नहीं है। तो हर्षवर्धन जी कह रहे ना ये अकल्पनीय है, मैं कल्पना कर सकता हूं। प्रभु बंगाल हमारे देश का हिस्सा है ना, ये थोड़ी ना है भाई, ये क्या बात हुई? एजेंसीज काम नहीं कर सकती। और सोमनाथ जी तारीफ कर रहे हैं, सोमनाथ जी पीछे कानून की इतनी बड़ी बड़ी किताबें रख के बीएनएस सेक्शन 221 का क्लियर उल्लंघन हो रहा है, वो कह रहे हैं मैं सैल्यूट करता हूं। भाई वाह, क्या लॉयर है सोमनाथ जी, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका। कैसे वो देख सकते हैं इस तरह से धज्जियां उड़ते हुए संविधान की? मैं उनसे पूछना चाहूंगा ये चीज। वो एक है बीएनएस की धारा 238 7 साल की सजा जुर्माना, बीएनएस की धारा 241 3 साल की, जो ममता जो फोन लेकर गई हैं, जो जांच के लिए अहम सबूत अगर साबित हो जाता है, और सरकारी काम में बाधा जो डाली उसमें है बीएनएस की धारा 221। जी हां सोमनाथ भारती जी, ये सारे सेक्शंस तो आप हमसे बेहतर जानते हैं सर, पीछे कानून की किताबें हैं सारी, तो ये सारे सेक्शंस बीएनएस 2000 बार पढ़ते हैं। जी सर, हाँ बिल्कुल सोमनाथ जी, ये सेक्शन हम दिन में 2000 बार पढ़ते हैं। फिर ठीक है, हमें ना बताइए वाटर गेट स्कैंडल पे किसी ने नहीं बोला अभी तक, किसी का मुंह नहीं खुला, हर्षवर्धन जी का भी नहीं खुला। क्या है कि अब ये पार्टियों के ऊपर तो जो कर रहे थे, अब आपका प्रचार भी नहीं करने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन से भी नहीं जीत पा रहे हैं वहां पे। मुश्किल क्या हो रहा है, माननीय हर्षवर्धन जी को बड़ा इज्जत करता हूं, लेकिन वो भूल गए हेमंत सोरेन, जो आपने कहा एक को भी नहीं आज तक रिलीफ मिला है, हेमंत सोरेन जी के केस में हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि भैया कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। तो ये भी हो जाएंगे बरी सर, अभी ये भी बरी हो जाते सर। अब सुनिए, सुन ले, अरे सुन लीजिए महाराज, बोलने नहीं दीजिए, मैंने आपको रोका नहीं था। दूसरी बात क्या है कि आपको बता दूं मैं माननीय अमन जी, सेक्शन 45 पीएमएलए को जो ड्रैकोनियन बनाया बीजेपी ने, इसके ऊपर
संजीव खन्ना जस्टिस माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब का बेंच का के सामने मामला था कि जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन जब फैसला लेने वाले थे उसी वक्त बेंच बदल दिया गया। आपको मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? 4 सीनियर जजेस निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उनमें एक तो बैठे हुए जाकर राज्यसभा में। अरे भाई, इनको एन केन प्राक्रेन एक अंग्रेजी में शब्द है। क्या उम्मीद क्या है फिर, कैसे होगा, क्या होगा? अनस्क्रूपलस एजेंसीज फिर क्या करें? अनस्क्रूपलस कोर्ट में आप कह रहे हैं जजेस पीसी कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? क्या है, अंग्रेजी में एक शब्द है महाराज, अनस्क्रूपलस। ये कुछ भी करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने ले रखा है। प्रेम शुक्ला जी बताएंगे मेरे ख्याल से। केजरीवाल को यहाँ हराना था और वहाँ हराना चाहते हैं। जिस पर आरोप है वो जवाब दे दे एक बार प्रेम शुक्ला जी। अमन भाई 30 सेकंड, प्रेम भाई से मैं इजाजत लूंगा। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आपकी इजाजत है, 30 सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट सुनना पड़ेगा, एक एक करके आ रहा हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय जी आ रहा हूँ। अच्छा 30 सेकंड मांग रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, बोलिए आप 30 सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी। सोमनाथ भारती जी ने विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, वो दोनों ने 2 बार कहा कि वाटर गेट स्कैंडल पर किसी का मुंह नहीं खुला। नेशनल टेलीविजन पर पैरेलल जब खड़ा करे तो फैक्ट रखना चाहिए सोमनाथ जी। वाटर गेट स्कैंडल में कोई एजेंसी कहीं जांच करने किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं पहुंची थी, वो निक्सन के लोग थे जो वहां गए थे। मुखौटा है जनाब, मुखौटा। तो थोड़ा कम से कम फैक्ट सही रखा। ये क्या बात हुई? ये मुखौटा हो गया। तथ्य सही रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब प्रेम शुक्ला, अब प्रेम शुक्ला, यहाँ पर भ्रष्टाचार। चलिए अब हो गए 30 सेकंड, अब हो गए। आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे भाई, आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे, आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला। आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे। आपके चैनल पर श्रीमान सोमनाथ भारती सफेद झूठ बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन को किसी भी मामले में बरी नहीं किया गया। आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। हेमंत सोरेन की हाईकोर्ट ने जमानत दी, लोगों से पहले पूछ उनको प्रोसीजरल जो है कुछ जो है सुविधाएं मिली हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के किसी मामले में बरी नहीं हुए हैं। आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं अपने पीसीआर से कहिए। कर रही है भाई, टीम मेरे कर रही है। भारती आपके यहाँ माफी मांगे, और उन्होंने क्लीन चिट मिली है हेमंत सोरेन को? कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, आप चेक कर लीजिए। मैं फैक्ट चेक चैलेंज कर रहा हूं। अरे हाईकोर्ट में सबमिट किया ईडी ने, किसी मामले में बरी नहीं घुटने पे थी ईडी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लंपटता है, धूर्तता है। अरे घुटने में थे ईडी। अरे आपका माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, 152 दिन आपने जेल में रखा। नहीं मिली है क्लीन चिट। 90 दिन जेल में रखा आपने केजरीवाल को। क्लीन चिट नहीं मिली है। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं है। अरे हाईकोर्ट में नहीं, मैं बता देता हूं। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, कुछ कोर्ट के फैसले हैं जिसने प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर जरूर किया, उनको बेल पर प्रोसीजरल बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। सोमनाथ भारती जी आप गलत बोल रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे सर, आप झूठ बोल रहे थे सर। सोमनाथ भारती यहाँ नहीं मिली है। घुटने पे थी कोर्ट में। मुझे ये आप अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी आपसे उम्मीद नहीं है, आप तो लर्नेड आदमी हैं, लॉयर हैं, इतनी किताबें कानून की। क्लीन चिट में फर्क समझते हैं आप? बेल और क्लीन चिट में फर्क समझते हैं सर आप? आपसे उम्मीद नहीं है ये। कोई जो है अरे आपको मालूम आप नहीं सर, देखिए सोमनाथ भारती जी के बराबर है सर, आप लॉयर हैं, लायर नहीं है सर। वो बेल क्लीन चिट के बराबर है और लॉयर के बराबर है। क्या हो गया उसके बाद केस में? ठीक है बेल क्लीन चिट कैसे होती है? क्या बात में क्या हो गया? अरे ठीक है, सोमनाथ भारती जी क्लीन चिट थोड़ी ना मिली है। कर लिया आपने जैसे अरे सोमनाथ सिंह रॉय। अच्छा दीदी को जेल डालने का डर क्यों है? सोमनाथ सिंह रॉय जेल डालने का डर क्यों है सर? वो दीदी के लिए जेल भेजा तो हताश हो रहे हैं ना, आप जैसे हताश हो रहे हैं। क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा? इलेक्शन का बाद बीजेपी का ऐसा ही हाल होगा। इलेक्शन नहीं, जो दीदी के लिए मैं जेल भेजा तो दीदी को जेल का डर क्यों है? उन्होंने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं कर पाया। 2 लाख करोड़ रुपया अभी भी बाकी है बंगाल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे दीदी को जेल डालने का डर क्यों है? दीदी ने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। सब मिलकर आप लोग बंगाल का जो आगे जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया। 2 लाख रुपया अभी भी बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक पैसा नहीं दिया ये लोग। तो इसलिए दीदी पहुंची थी वहां पर रेड स्पॉट पर। फिर ये सब आईपैक का ऑफिस में रेड करा के ये दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में। ये प्रेम शुक्ला जी ये नहीं होगा। ये जैसे अमन जी हताश हो रहे हैं, इसलिए पहुंची थी अमन जी कि आईपैक के बारे में कल्याण बैनर्जी और इन सब ने कहा, और हमें स्ट्रेटेजी जानने की जरूरत क्या है भाई? इनके आलम जी वायरल बात